जीवन आश्चर्यों से भरा हुआ होता है। कब किस मोड़ पर यह बदल जाए कोई कह नहीं सकता। समय ऐसे ऐसे रंग दिखाता है जिनके बारे में व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये रंग हमेशा खुशनुमा हो ये जरूरी नहीं। ये अचरज सुखद और दुखद दोनों ही तरह के हो सकते हैं। कहां तो अमृत कल तक ये सोच रही थी कि चंद्रिका के बिना सब कैसे होगा, पिताजी उससे इतने नाराज क्यों रहते हैं, और आज विश्वा हंस हंस कर उसी चंद्रिका से बातें कर रहे हैं। कल तक समीर सोचता था कि वो दुनिया में अकेला है, लेकिन आज जिंदगी ने उसे एक अनमोल उपहार दे दिया, उसकी बहन को वापस लौटा दिया। और अधीश, उसके जीवन ने तो सीधी राह चलना ही नहीं सीखा। कदम कदम पर मोड़, कदम कदम पर बदलाव। अब उसने भी कहां सोचा था कि मंदार की उसकी सहपाठी ईला उसे इस अनजान देश में मिल जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह यह घटना भी बिना उद्देश्य के नहीं घटी है। ईला का मिलना अधीश के जीवन में क्या बदलाव लाएगा? यह बदलाव सुखद होगा या दुखद? चंद्रिका ने विश्वा का दिल कैसे जीता? शताक्षी को जब भी मौका मिलता वो छिप छिपाकर समीर से मिलने चल देती। आज वो दोपहर में ही समीर से मिलने चली गई थी। वे दोनों साथ बैठकर योजनाएं बना रहे थे। शताक्षी ने कहा, भैया हमें इस काम में अधीश की मदद लेनी होगी, हम दोनों सोमसेन को हरा नहीं सकते। समीर बोला, वो तो मैं जानता हूं, मैंने इस बारे में अधीश से भी बात की थी, लेकिन इस बीच में इतना कुछ घट गया कि यह मामला टलता ही गया। वैसे भी अधीश को उस दुष्ट सोमसेन ने अपने वचन में बांध रखा था। शताक्षी को कुछ उम्मीद बंधी। ठीक है भैया, तो आप मौका मिलते ही फिर से अधीश से बात कीजिए, उसके बाद मुझे माई को भी खोजना है। समीर ने हामी भर दी। शताक्षी उससे विदा लेकर चली आई। आजकल वो उसी बुढ़िया के साथ रह रही थी। बूढ़ी औरत का भी दुनिया में कोई नहीं था। अब शताक्षी के आ जाने से उसे सहारा हो गया था। शताक्षी भी उसकी भरसक सेवा करती और खुश रखती। वो लौटी तो बुढ़िया ने पूछा, कहां गई थी बेटी? शताक्षी इस सवाल को सुनकर घबरा गई, लेकिन वो झूठ बोलना नहीं चाहती थी और सच वो बता नहीं सकती थी। कुछ पल रुककर उसने जवाब दिया, एक लड़की से मेरी मित्रता हो गई है, उसी ने अपने घर बुलाया था। बुढ़िया ने आगे कुछ नहीं पूछा और शताक्षी ने चैन की सांस ली। फिर ऐसे ही बात बदलने की दृष्टि से बोली, मैं सोच रही हूं आज अधीश जी से भी मिलाऊं। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ मिलाओ, वे तो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं ना, उनसे तो मेल जोल रखना ही चाहिए। शताक्षी ने माई को यह कहानी सुना रखी थी कि वो चंपावती की रहने वाली है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसने अपना नगर छोड़ दिया। अधीश जी उसके दूर के रिश्तेदार हैं। वो यहां आ रहे थे तो वो भी साथ चली आई। बुढ़िया माई को बताकर शताक्षी अधीश से मिलने चल पड़ी। जब उसने बटुक के महल में प्रवेश किया तो ईला और मेधा वहीं बैठी अधीश से बातें कर रही थी। शताक्षी को देखा तो अधीश ने उसका स्वागत किया। आओ आओ शताक्षी, आज बहुत दिनों के बाद याद आई कि तुम्हारा एक मित्र भी है इस नगर में। शताक्षी बोली, अरे नहीं, याद तो मुझे रोज ही आती है, लेकिन क्या करूं, पहले माई के साथ काम पर जाना पड़ता है, उसके बाद घर जाकर घर के काम करने होते हैं। अब हमारे वहां तुम्हारे महल की तरह ढेर सारे सेवक नहीं है ना। उसकी बात सुनकर अधीश हंस पड़ा। अब इस तरह देखो तो मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है यहाँ। अच्छा ये सब छोड़ो, इनसे मिलो। अधीश ने ईला से उसका परिचय कराते हुए कहा, ये है ईला, मंदार में हम दोनों साथ अभ्यास करते थे, और ये है मेधा, ईला की चचेरी बहन। मेधा यहीं तरंगम में रहती हैं और ईला अभी अभी यहां आई हैं। शताक्षी ने दोनों को प्रणाम किया। फिर ईला की ओर देखते हुए अधीश बोला, और ईला, ये है मेरी बहुत अच्छी मित्र शताक्षी, चंपावती से आई हैं और अब यहीं रहती हैं। इसके बाद वे चारों काफी देर तक बातचीत करते रहे। शाम ढलने लगी तो ईला बोली, अच्छा अधीश, अब मुझे आज्ञा दो, मुझे चलना चाहिए। अधीश ने कहा, कुछ देर और बैठो, तुम्हारे घर संदेश भेज देते हैं, रात्रि का भोजन करने के बाद मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। ईला बोली, भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं, वैसे भी मुझे कुछ तैयारियां करनी है। अधीश बोला, अरे क्या इतने जल्दी चली जाओगी? ईला ने कहा, नहीं नहीं, अभी मैं जलनगर वापस नहीं जाऊंगी। दरअसल मैं और मेरे दो भाई, हम तीनों को सोमसेन जी के यहाँ जाना है।
फिर उनके दल के साथ एक विशेष अभियान पर जाना है। सोमसेन का नाम सुनकर शताक्षी के कान खड़े हो गए। उसकी आंखों में एक ज्वाला सी भड़क उठी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। अभी अपनी असली पहचान जाहिर करने का सही समय नहीं आया था। यह सुनकर अधीश बोला, कैसा अभियान? मुझे भी बताओ, शायद मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहूं। ईला उत्साहित होकर बोली, सच में अधीश, ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ आओगे। फिर तो अभियान को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अधीश बोला, बताओ फिर, यदि लाभ का सौदा होगा तो जरूर चलूंगा। ईला उसे छेड़ते हुए बोली, छी, कैसे व्यवसायियों की तरह बात कर रहे हो? मैं तो समझती थी कि मांत्रिक अधीश को खतरों से खेलने का शौक है। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। फिर ईला काफी देर तक उसे अभियान के बारे में बताती रही। अधीश उसकी एक एक बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शताक्षी तो जैसे वहां होकर भी नहीं थी। मारे क्रोध के उसका खून खौल रहा था। वो तो सोच रही थी कि सोमसेन के खिलाफ अधीश उसका साथ देगा, लेकिन यहां तो अधीश उसी दुष्ट के साथ अभियान पर जाने की योजना बना रहा है। वो उठते हुए बोली, अच्छा अधीश, अब मैं चलती हूं, तुम सब बातें करो। अधीश ने कहा, अरे भोजन करके जाना शताक्षी। शताक्षी ने लेकिन जाने का मन बना लिया था। नहीं अधीश, माई ने भोजन बनाकर रख लिया होगा, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। अधीश बोला, अच्छा फिर ठीक है, मैं किसी सेवक को कह देता हूं, वो तुम्हें छोड़ आएगा। अधीश ने उसे रुकने के लिए ज्यादा जोर नहीं डाला। वैसे भी ये अधीश का घर तो था नहीं कि वो अपनी तरफ से किसी को भोजन के लिए आमंत्रित करता। बस औपचारिकता के लिए ही उसने कहा था। शताक्षी जल्दी ही वहां से निकल गई। वापस आकर सीधे अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। आज उसने भोजन भी नहीं किया, वो सिर्फ समीर से मिलने का मौका खोज रही थी। उधर अमृत और माधवी दोनों ही हैरान परेशान सी थी। विश्वाजी उन्हें बिना बताए ही कहीं चले गए थे और चंद्रिका को भी सुबह के बाद उन्होंने देखा नहीं था। अमृत ने जब सुबह वाली घटना माधवी को बताई तो उसने भी दांतों तले उंगली दबा ली। क्या सच में पिताजी उससे हंसकर बातें कर रहे थे? लेकिन अब वो हैं कहां? अमृत बोली, पता नहीं, बिना बताए कहां चली गई है, लेकिन लौटकर आएगी तो जरूर। उसकी मां तो कमरे में ही है ना? माधवी ने कहा, हां देखते हैं कब तक आती है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी धृष्टता है, हमें सूचित किए बगैर ही घर से गायब। अमृत ने कहा, अब मैं जरूर उसे यहां से चलता कर दूंगी, ऐसी अनुशासनहीनता मुझसे तो सहन नहीं होगी। लेकिन जब शाम ढले, विश्वा और चंद्रिका साथ साथ एक ही रथ से उतरे तो अमृत जैसे आसमान से गिरी। वो बाहर बगीचे में ही बच्चों के साथ खेल रही थी। चंद्रिका को विश्वाजी के साथ देखकर भागी भागी वो माधवी के पास पहुंची। माधवी, माधवी, चंद्रिका लौट आई है, उसने हांफते हुए कहा। उसे याद भी नहीं रहा कि माधवी को किसी सेविका से भी बुलवा सकती है, लेकिन मारे उत्तेजना के उसे अपना राजकुमारी वाला व्यवहार भी याद नहीं रहा। माधवी बोली, चलिए दीदी, चलकर उसे सबक सिखाते हैं। लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? अमृत ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए कहा, घबराने की बात है माधवी, चंद्रिका पिताजी के साथ उनकी घोड़ा गाड़ी में वापस आई है और वे खुद उसे हाथ पकड़कर नीचे उतार रहे थे। यह सुनकर तो माधवी भी चौंक पड़ी। क्या क्या कह रही हैं दीदी आप? आपने खुद देखा? अमृत बोली, हां माधवी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैंने क्या, कई दासियों ने भी देखा। वे सब आंचल में मुंह छिपाकर हंस रही थी। माधवी बोली, लेकिन पिताजी ऐसा क्यों करेंगे? हम उनसे कुछ पूछ भी तो नहीं सकते। अमृत ने कहा, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा माधवी, अब हम क्या करेंगे? क्या हमें माजी के पास इस बात की खबर भेजनी चाहिए? माधवी ने कहा, उन्हें किसी और बहाने से यहां बुलवा लेते हैं, फिर जब वे यहां आएंगी तो वे ही पूछेंगी पिताजी से। इस बात से अमृत सहमत हो गई। फिर रात के भोजन के समय भी विश्वा ने उन दोनों को कुछ भी नहीं बताया, न ही चंद्रिका फिर वहां दिखाई दी। आते ही वो सीधे अपने कमरे में चली गई थी। उसने अपने अचानक गायब हो जाने का कारण अमृत को बताना भी जरूरी नहीं समझा। अमृत ने अगले दिन सुबह ही इंद्रनगर के लिए एक सेवक को मधुमती देवी के लिए एक संदेश लेकर भेज दिया और उनके आने का इंतजार करने लगी। उधर अधीश को जब से ईला ने इस अभियान के बारे में बताया था, वो लगातार उसी के बारे में सोच रहा था। अगले दिन जब वो बलवीर के यहां गया तो उनसे भी सबसे पहले यही बात कही, महाशय,
क्या आपने सोमसेन के अभियान के बारे में सुना है? बलवीर ने कहा, हाँ, मुझे कल शाम को ही इस बात की जानकारी मिली है। क्या तुम जाने की सोच रहे हो? अधीश बोला, मेरे एक मित्र ने मुझे बताया, वो और उसके भाई भी सोमसेन के साथ जा रहे हैं। मैं जाना तो चाहता हूं, लेकिन आप तो जानते हैं मैं सोमसेन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना ही वो मुझे, और वैसे भी हमारे रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। बलवीर ने कहा, देखो बेटे, जब जीवन मौका दे रहा हो तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए। सोमसेन से संबंध अच्छे हों या खराब, जाना है तो उसी के साथ जाना ही सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो वो जगह उसी की संपत्ति का हिस्सा है, उसकी ही जमीन में वो महल स्थित है, और दूसरी बात, वो तुमसे नफरत नहीं करता, बस जलन रखता है क्योंकि तुम युवा हो और योग्य भी। वैसे भी जब तुम अपने लक्ष्य में सफल हो जाओगे तो फिर सोमसेन को भी देखा जाएगा। अधीश के मन में अब भी शंका थी, लेकिन क्या वो मुझे साथ आने की अनुमति देगा? बलवीर ने कहा, जरूर देगा। वैसे तो और भी दल इस अभियान पर जा रहे हैं, लेकिन सोमसेन का दल ही सबसे शक्तिशाली है, और वो तुम्हें तो अपने दल में खुशी खुशी शामिल करेगा। अधीश ने हामी भर दी। ठीक है, कल ही मैं सोमसेन से इस बारे में बात करूंगा। लेकिन अधीश को उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। दोपहर में जब वो महल लौटा तो सोमसेन का एक सेवक उसका इंतजार कर रहा था। मांत्रिक अधीश, आपको हमारे स्वामी ने बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये देखकर अधीश मन ही मन बहुत खुश हुआ। जरूर सोमसेन ने उसी उद्देश्य से मुझे बुलाया है। अधीश को जाना तो था ही, लेकिन सोमसेन यदि खुद आगे बढ़कर प्रस्ताव रख रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अधीश अपनी खुशी छिपाते हुए बोला, ठीक है, शाम तक मैं उनसे मिल लूंगा, तुम जा सकते हो। सेवक चला गया तो जल्दी से उसने एक संदेश बलवीर के पास भेज दिया और खुद आचार्य कश्यप को पूरी बात बताने और आज्ञा लेने चल पड़ा। इधर शताक्षी ने ये 2 दिन बेचैनी से गुजारे। वो समीर से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन बुढ़िया माई उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। हर समय उसे किसी न किसी काम में व्यस्त रखती। लेकिन आज शताक्षी ने फैसला कर लिया था, जैसे भी हो मुझे आज भैया से मिलने जाना ही होगा। आज उसने जल्दी ही भोजन तैयार करके बुढ़िया माई को खिलाकर सुला दिया। जैसे ही एक पहर बीता, उसने अपना लबादा ओढ़ लिया और घर से निकल पड़ी। बहुत ही आहिस्ता से उसने दरवाजा खोला और बंद किया था, लेकिन अभी वो कुछ ही कदम चली थी कि उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने सोचा, हे ईश्वर, कहीं बुढ़िया माई तो नहीं जाग गई। शताक्षी की रीढ़ की हड्डी में डर की एक लहर दौड़ गई। अभी वो अपनी असलियत किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, अपने साथ रहने वाली बुढ़िया माई के सामने भी नहीं, जबकि वो शताक्षी को अपनी बेटी की तरह प्रेम करती थी और उसका ध्यान रखती थी। लेकिन शताक्षी जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। लेकिन आज तो बुढ़िया माई पर उसका रहस्य खुल ही जाएगा। शताक्षी जैसे ही बाहर निकली, माई उठकर खड़ी हो गई। उसे कई दिन से शताक्षी पर शक था। उसके 1-2 पड़ोसियों ने भी उसे आगाह किया था कि आपने जिस अनजान लड़की को आश्रय दिया है उसकी हरकतें कुछ अजीब हैं, उस पर नजर रखिए। इसलिए आज बुढ़िया माई ने भी जल्दी भोजन करके सोने का नाटक किया था, और जैसे ही शताक्षी बाहर निकली वो उसके पीछे हो ली। शताक्षी ने दरवाजा खुलने की आवाज तो सुन ली, लेकिन ईश्वर का नाम लेकर वो आगे बढ़ती रही। क्या आज शताक्षी का राज बुढ़िया माई के सामने आ जाएगा? अब क्या करेगी शताक्षी? चंद्रिका के क्या इरादे हैं? क्या सच में विश्वा वही करने वाले हैं जिसका डर अमृत को है? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।